गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज समाजशास्त्र चिंतन की आधारशिलाएं, ये पेपर 1 है, उसकी पहली यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। पहली यूनिट में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ और उसके सामाजिक दर्शन शास्त्र से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण किस प्रकार हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बौद्धिक संदर्भ क्या है, पुनर्जागरण, रेनेसॉ है, रेफॉर्मेशन है। तो ये सारा इसका ये एनलाइटनमेंट क्यों आया और उससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। अब आप लोग अभी तक सिर्फ सोशियोलॉजी ही नहीं पढ़ रहे हो। सोशियोलॉजी तो आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू किया है, और पर उससे पहले आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। और बहुत बार बच्चों को ये मन में आता है कि आखिर हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से युद्ध क्यों कब हुए, और क्या सिर्फ वही कुरुक्षेत्र का युद्ध या पानीपत के युद्ध पहला दूसरा, ये क्या यही रटना इतिहास है, या उससे परे भी कुछ हम जानना चाहते हैं। अर्थशास्त्र भी जब हम जानना चाहते हैं कि आर्थिक शक्तियाँ किस प्रकार से हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पे जब हम किसी विशिष्ट विषय को पढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ही क्यों ना हो, आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हैं, और पॉलिटिकल साइंस में आप किस प्रकार का राज्य होना चाहिए, संप्रभुता क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब अवधारणाएं आप पढ़ रहे हो। तरह तरह के कौन कौन से राजनीतिक राजनीतिक सत्ता के किस किस प्रकार कौन से हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस किस प्रकार के हैं, ये सब आप पढ़ रहे हो। पर आपको लगता है कि ये सब पढ़ने से हमें समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए आपको सोशियोलॉजी में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सोशियोलॉजी एकमात्र सब्जेक्ट है, और जैसा कि आप फर्स्ट ईयर से आपको बताते आ रहे हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट ने पहली बार 1838 में समाजशास्त्र की नींव रखी। अब समाजशास्त्र की नींव रखना का क्या अर्थ है और इसका महत्व क्या है, क्योंकि समाज, ऐसा नहीं है कि समाज के बारे में अध्ययन नहीं हुए थे उससे पहले, पर वो किस प्रकार के अध्ययन हुए थे, क्या वो सामाजिक हमारी जो समस्याएं हैं उनको हम समझने में पूरी तरह से सार्थक थे, क्या वो हम पूरी तरह से सामाजिक जो ढांचा है, समाज के विभिन्न जो संस्थाएं हैं, उनको प्रॉपरली समझ पाते थे। ये सारी बातें जो हैं आपको दोबारा से सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि समाजशास्त्र, मतलब ऑगस्ट कॉम्ट ने जो नींव रखी समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में, वो इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म, उसको ज़्यादा महत्व दिया। प्रत्यक्षवाद का अर्थ है जो भी आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो चीज़ वो प्रत्यक्ष है ना। और प्रत्यक्षवाद क्या है कि जो भी चीज़, जो भी तथ्य हैं, जो भी हम जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करें। अब हम बात करते हैं ईश्वर की, है ना। ईश्वर हमारी आस्था है, तो ईश्वर जो हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर की जो कल्पना होती है वो हमारी आस्था पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित नहीं है। अब समाज के बारे में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, जिस समाज की हम बहुत सारी समस्याएं रोज़ दिनों दिन झेल रहे हैं, उसको बेहतर समझने के लिए बहुत सारे
जो मेटाफिज़िकल थ्योरीज़ जो हैं वो उनको समझने में हमारी मदद नहीं कर पाती हैं। अब बहुत सारे दर्शन शास्त्री जो हैं, आप लोग दर्शन शास्त्र के भी स्टूडेंट्स हैं कुछ लोग इस क्लास में, तो दर्शन शास्त्र में भी आप विविध प्रकार के दर्शन, चाहे वो ग्रीक दर्शन हो या रोमन दर्शन हो या भारतीय दर्शन हो, यूनानी दर्शन हो, ये सारे दर्शन आप पढ़ते हैं, पर उसका समाज पे कई बार आपको लगता है कि ये सारी बातें जो हैं उनको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो कोई एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो सारे जो ज्ञान हैं, जितने भी हमारे विज्ञान हैं, उनका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको एक समग्र रूप से हमें समझाने में सक्षम हो। तो समाजशास्त्र ने ये काम किया कि समाजशास्त्र में हम सारे जितने भी विज्ञानों का संचित ज्ञान है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था, आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था दिनों दिन बढ़ती जाती है। पहले कृषि पर आधारित था समाज, फिर उसके बाद औद्योगिकीकरण आया, फिर उसके बाद नगरीकरण आया, अर्थव्यवस्था उत्पादन निरंतर आता चला गया, फिर पूंजीवाद की व्यवस्था आई। पर इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? समाज में क्या समृद्धि आती चली गई? क्या कृषि आने से या औद्योगिकीकरण आने से या पूंजीवाद से पूरा समाज समृद्ध हो गया? क्या गरीब अब गरीब नहीं रहे? क्या अमीर अब और ज़्यादा सुख पा रहे हैं? तो ये प्रश्न जो हैं वो निरंतर हमें परेशान करते हैं कि गरीब क्यों होता चला जाता है, अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होता चला जाता है, हमारा इस समाज में कहाँ पे स्थिति है, हम क्या सिर्फ केवल मात्र कंज्यूमर्स हैं या हम कुछ योगदान दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हम अर्थशास्त्र को समाज से किस प्रकार जोड़ें, राजनीति शास्त्र को समाज से किस तरह से जोड़ें, दर्शन शास्त्र को किस तरह से जोड़ें, लॉ, हमारे जो कानून है, विविध प्रकार के कानून, क्या वो समाज पर आधारित हैं या किन्हीं बहुत ही सुप्रीम प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। तो ये सारी बातें समझने के लिए हमें पहले समाज का अध्ययन करना पड़ेगा। उसको जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि समाज शास्त्र का उद्भव किस प्रकार, किन स्थितियों में हुआ। समाज के बारे में, समाज तो चिरकाल से चल रहा है, समाज का अध्ययन चिरकाल से नहीं चल रहा है। समाज का वैज्ञानिक और व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन चिरकाल से नहीं चल रहा है। और क्योंकि समाज का व्यवस्थित, वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन अभी तक नहीं हुआ था, इस कारण से जो समाज की समस्याएं हैं उनको समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। एक ही जो पहले अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, तो व्यक्ति अगर बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या भोपों के पास जाएगा या अपनी माँ से नज़र उतरवाएगा। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर हमें अगर बीमारी से सही तरह से ठीक होना है तो हमें देखना पड़ेगा कि बीमारी का कारण क्या है, उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। समाजशास्त्र भी समाज की विभिन्न बुराइयों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से करता है। जैसा कि आपने सेकंड पेपर में आपने पढ़ा कि गरीबी क्या है, हाँ, निर्धनता क्या है, बेरोज़गारी क्या है, अपराध किसे कहते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या है, बाल श्रम क्या है। ये सारी जो समाज को, जो समस्याएं समाज में समस्याएं हैं, उनका समाधान खोजने के लिए पहले हमें समाज को समझने की आवश्यकता होगी। तो समाज को समझने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में जो आपके समाजशास्त्र का सिद्धांत का पेपर था वो आपने पढ़ा था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्रम किस तरह से चालू हुआ, किस तरह से समाज जो है वो प्राचीन काल से और अब तक उसका क्रमबद्ध किस तरह से विकास हुआ, और
उसके कारण समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में किस तरह से विकसित हुआ। प्राचीन काल में यूरोप में कुछ देशों में जैसे रोम है, यूनान है, वहाँ की सभ्यता, मेसोपोटामिया है, भारत है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति ने बहुत प्रगति की थी। और प्रगति का ये काल जो है पूरे यूरोप पर छाया था। लेकिन कुछ लगभग 5वीं शताब्दी से और 13वीं शताब्दी तक हम जिस काल की बात कर रहे हैं उन्हें डार्क एजेस कहा जाता है, यानी कि अंधकार का काल या मध्य युग कहा जाता है। इस अंधकार के काल में मतलब आप पहले की सभ्यताओं का अध्ययन करें तो आपको लगता है कि ये सभ्यताएं कितनी विकसित थीं और इनके विकसित होने के बावजूद इतना ज़्यादा समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आया, क्योंकि समाज में शिथिलता आ गई थी। और ये शिथिलता, बौद्धिक शिथिलता जो है वो समाज में स्थिरता और जड़ता लेके आ गई थी। सांस्कृतिक उन्नति अवरुद्ध हो गई थी और राजनीतिक दृष्टि से अराजकता पैदा हो गई थी। सभी दृष्टि से यूरोप इस युग में पिछड़ गया था। हम 5वीं शताब्दी से और 11वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के लगभग हम बात कर रहे हैं। इस काल में को हम अंधकार का युग भी कहते हैं। लेकिन युग परिवर्तन की धारा जो चलती रहती है वो, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली थिंग परमानेंट इन लाइफ, है ना, जो भी हमेशा हमें परिवर्तन हमेशा चलता रहता है और इसलिए वो अंधकार का युग भी ख़त्म हुआ। और एक युग की समाप्ति और दूसरे नए युग की स्थापित होने के बीच में जो संक्रमण का काल होता है, वो काल जो है वो बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। इसमें पुरानी मान्यताएं, विश्वास, मूल्य और विचार समाप्त हो रहे होते हैं और उनके स्थान पर नई मान्यताएं, नए विश्वास, नए मूल्य और नए विचार स्थापित हो रहे होते हैं जो नए युग को स्थापित करते हैं। यूरोप के इतिहास में भी मध्य युग और आधुनिक युग का संगम काल, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, रेनेसां कहते हैं, रेफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि प्रबोध का युग, पुनर्जागरण का युग, पुनर्जन्म का युग और परभ्युदय का युग। तो ये युग जो हैं इन्होंने यूरोप के समाज को में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। और इस संगम काल में या संक्रमण काल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण युग भी कहा गया है। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क मध्यकाल की तरह पकड़ से मुक्त हुआ। धीरे धीरे वो अपनी जो बंधन थे उनको तोड़ता चला गया। मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के प्रारंभ की कोई ठीक तिथि हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूरोप में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आगमन का संकेत देने वाली जो प्रमुख घटनाएं थीं उनमें है पुनर्जागरण, भौगोलिक अनुसंधान, वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिक क्रांति और ईसाई धर्म सुधार आंदोलन। भौगोलिक अनुसंधान, आप जैसा कि जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा है कि यूरोप में 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद बहुत सारा जोग्राफिकल जो नॉलेज है उसका विस्तार हुआ। नए तरह के जो मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, उनको विकसित किया गया। यहाँ तक कि उन जल मार्गों की खोज में, कुछ नए मार्गों की खोज में कई लोगों ने नए कॉन्टिनेंट्स तक खोज डाले। जैसे उदाहरण के तौर पर कोलंबस निकले थे भारत को खोजने और वो अमेरिका को खोज बैठे। तो ये सारा जो निरंतर जो अपने अंदर ही पुनः दोबारा प्रश्न करने की जो प्रक्रिया थी, ये पुनर्जागरण के माध्यम से हुई। पुनर्जागरण ने दोबारा से ये इस्टेब्लिश किया कि हमारी जो ज्ञान है उसको हमें रिवाइज़ करते रहना है, नई तरह से उसे
आधुनिक समाज के अनुरूप हमें उसे समझने की कोशिश है। साथ ही नए नए प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार, अब आप देखेंगे कि उस काल में ही पहली बार नए नए तरह की खोजें होने लगी थी। गैलीलियो ने गैलीलियो हैं, पहले ये माना जाता था कि धरती जो है सपाट है, पर फिर वैज्ञानिक खोजों के हिसाब से उन्हें पता चला कि धरती जो है सपाट नहीं है बल्कि गोल है। इसी तरह पहले ये मान्यता थी कि धरती जो है वो केंद्र में है और सौरमंडल हमारे चारों तरफ घूमता रहता है। वैज्ञानिक खोज से पता चला कि नहीं, धरती केंद्र में नहीं है, सूर्य जो है वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है। तो जो है ये हमारी धार्मिक सोच से बिल्कुल अलग है। हमारी धार्मिक सोच जो है वो हमें ये बताती है कि किस तरह से ईश्वर ने समाज की रचना करी, ईश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, ईश्वर ने किस तरह से धरती को बनाया, यहाँ पे किस प्रकार के समुद्र हैं। ये सारी जो बिब्लिकल जो हमारी नॉलेज थी, हमारी बाइबल के माध्यम से जो हमारा ज्ञान था, उसमें कुछ त्रुटियां थी और उन त्रुटियों का पहले हम सुधार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना जकड़ा हुआ था समाज चर्च के प्रभाव से या तो फिर राजा के प्रभाव से, तो उस कारण से कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता था। अब धीरे धीरे प्रश्न करना ये लोगों ने सीखा कि नहीं, अगर धरती हमें क्षितिज ऐसे गोलाकार दिख रहा है तो उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि किस तरह से धरती जो है वो गोलाकार है, सपाट नहीं है। इन छोटी छोटी वैज्ञानिक आविष्कारों से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। स्टीम इंजन का आविष्कार, उसके आविष्कार से बहुत सारे परिवर्तन हुए। केवल मात्र उससे ट्रेन ही नहीं आनी शुरू हुई, ट्रेन का या मशीनों का बनना केवल मात्र उतना तक सीमित, आविष्कार उतने तक सीमित नहीं होते हैं, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानने की ज़रूरत है। स्टीम इंजन से हमारे जीवन में हम संचार के माध्यम जो हैं वो बहुत तेज़ हो गए। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लगते थे, अब वही जो डिस्टेंस था वो कम हो गया, जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान बहुत तीव्र गति से होने लगा। और इन कारणों से या मशीनी युग आने से बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ पहले बहुत समय लगता था, बहुत श्रम लगता था उनको बनाने में, वो जल्दी बनने लग गई। तो ये सारी बातें जो हैं इनको समझने पर ही हम समझ पाएंगे कि किस तरह से समाज में आविष्कार जो हैं वो हमारे समाज को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अब एक आजकल की डेट में हम देख लें कि नए नए तरह के हम फ़ोन्स, हमारे ज़माने में फ़ोन होता था, लैंडलाइन फ़ोन होता था, हम उससे बात करते थे। आप लोगों के ज़माने में आपने बचपन से ही मोबाइल फ़ोन देखा है। मोबाइल फ़ोन में भी निरंतर प्रगति होती चली जा रही है। जिस तरह का फ़ोन आपने बचपन में देखा था उस तरह का फ़ोन अब नहीं है। अब टच स्क्रीन फ़ोन्स होते हैं, बल्कि फ़ोन भी बिना कई फ़ोन बिना चार्ज, मतलब सिर्फ चार्जर के ऊपर रख के ही चार्ज हो जाते हैं। बहुत निरंतर प्रगति हो रही है और उससे हमारे जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपके फ़ोन में गूगल आ गया है ना। कोई भी बात आपको समझनी होती है या आपको जानकारी उसकी हासिल करनी होती है, आप गूगल कर लेते हैं। तो जो चीज़ हम लोगों को लाइब्रेरी में जाके पढ़नी पड़ती थी, जो चीज़ जिसके लिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें घंटों लाइब्रेरी में बिताने पड़ते थे, वो ज्ञान जो है आपके टच के ऊपर निर्भर है। और आप उससे, टच के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से, बहुत सारे अन्य विश्वसनीय स्रोत जो आप इंटरनेट के माध्यम से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पर उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जो जिस प्रकार के व्यवसाय
समाज में प्रचलित थे उन व्यवसायों में परिवर्तन आया है। पहले जब कृषि पर आधारित समाज था तब व्यक्ति को बहुत कड़ी मेहनत करके और उसे खेती करनी पड़ती थी। आप लोगों में से जो लोग खेती से के जानकार हैं, आपको पता है कि ये बहुत मेहनत का काम है और उसके बाद इसका जो रिटर्न्स हैं वो इतने नहीं। जबकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करते हैं, उसके रिटर्न्स आपको उसी तरह से मिल जाते हैं, उसी अनुपात में मिल जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन वैज्ञानिक क्रांति आने से हमारे जीवन शैली पे किस तरह से परिवर्तन हुआ है। अब मशीनीकरण हुआ है तो नेचुरली हम लोग जो काम पहले आपके दादा के समय में कृषि के क्षेत्र में भी हल से और बैलों से जुताई होती थी, वो आज की डेट में आप लोग मशीनों के ट्रैक्टर के माध्यम से आप लोग वो काम कर लेते हो, बुआई जुताई ये सारा काम कर लेते हैं। तो ये इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारा मुख्य प्रश्न है। अब पहले जब समाज कृषि पर आधारित जब समाज था तो ऑब्वियसली श्रम जो है वो एक व्यक्ति का मतलब क्योंकि खेती एक बहुत में श्रम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए वहाँ पे सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। लेकिन आजकल के समय में श्रम जो है वो मशीन करती है, इसलिए सहयोग कम ज़रूरत है। आप बाज़ार में जाओ, आपके पास ट्रैक्टर ख़रीदो और आप अपना काम कर लो। पहले जो था वो डिपेंडेंस होती थी। समाज जो है एक परस्पर सहयोग से बंधा हुआ होता था। समाज में सभी लोगों को एक दूसरे से सहयोग करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें उतनी ही दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती थी जितनी दूसरे लोगों को उनके सहयोग। अब ये समीकरण चेंज हो गया है। आपने देखा होगा समाज पहले के जो अभी तक आपके दादाजी जो हैं वो जब बात करते हैं कि समाज में मिलजुल के रहना चाहिए, समाज में हम लोगों को समाज से विपरीत बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी पीढ़ी इस बात को नहीं समझ पाती है, क्योंकि आपकी पीढ़ी जो है उसने उसको अपने ऊपर निर्भरता अधिक है। तो वो लोग आप लोग जो हैं वो समाज के ऊपर आप लोग अपने आप को कम निर्भर मानते हैं। तो ये सहयोग जो है ये कम होता चला जा रहा है। पहले के ज़माने में सहयोग बहुत अत्यधिक होता था। शादी ब्याहों में भी लोग एक दूसरे से की मदद करते थे। आज की डेट में कोई भी रिश्तेदार जो हैं वो शादी के ब्याह में बहुत ज़्यादा मदद करने नहीं आते। तो ये कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में सहयोग जो है उसका वो कितना था। तो ये सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, संगठनात्मक प्रक्रियाएं और विघटनात्मक प्रक्रियाएं। संगठनात्मक प्रक्रियाएं जो हैं वो समाज को जोड़ती हैं और विघटनात्मक प्रक्रियाएं वो समाज को तोड़ती चली जाती हैं। तो जहाँ संघर्ष सहयोग अधिक ज़्यादा होता चला जाता है वहाँ पे संगठन अधिक होता है। ये बात हम आगे भी चल के जब डर्कहाइम पढ़ाएंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन सारे कारणों से यूरोप में आधुनिक काल का प्रारंभ जो है वो 15वीं शताब्दी के प्रारंभ या मध्य से शुरू होता है। अब रेनेसां या पुनर्जागरण का मतलब क्या है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे कि उसका समाज पर पुनर्जागरण आपने भी रटा हुआ है। आप लोगों ने स्कूल टाइम में, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पुनर्जागरण और ये प्रबोध का काल इनके बारे में पढ़ा है और रट के और फिर भूल गए हैं। पर उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा था और उसका ज्ञान की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।